हे गाइस, आज हम लोग क्लास 12 का फ्लाइमोंग बुक का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, लॉस्ट स्प्रिंग, जो कि स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड यानी कि स्टोरी है। अब इसके ऑथर के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो इस स्टोरी के ऑथर हैं अनीस चंग, जो कि 1944 में उनका जन्म हुआ था और वॉज बोर्न इन राउरकेला एंड स्पेंड हर चाइल्डहुड इन एंड एडोलेसेंस इन हैदराबाद। तो इनका जन्म हुआ था राउरकेला में और उन्होंने अपना चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस मतलब जब वो यंग एज थी उनकी, जो तो चाइल्डहुड एंड यंग, तो उन्होंने ये सब कुछ हैदराबाद में स्पेंड किया था। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। रिसीव मतलब प्राप्त करना, तो उन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ से, हैदराबाद से एंड यूएसए से प्राप्त की थी। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, इनके पेरेंट्स मम्मी पापा दोनों राइटर्स थे। अनीस जंग बिगन्स हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया। अनीस जंग ने भी अपना जो करियर है वो एज अ राइटर उन्होंने इंडिया में स्टार्ट किया था। शी हैज़ एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट, सो वो एडिटर थी एंड कॉलमनिस्ट थी फॉर मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया। मेजर न्यूज़पेपर मीन्स प्रमुख जो न्यूज़पेपर होते हैं, लाइक द हिंदू है, और इस तरीके से जो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं या फिर जो पढ़े जाने वाले न्यूज़पेपर हैं, उनमें इनके थॉट्स, इनकी स्टोरीज़ या जो भी लिखती थी सोशल एक्सपेरिमेंट वगैरह, तो वो सब पब्लिश होते थे इंडिया में एंड अब्रॉड, मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में भी होते थे। एंड ही ऑथर्ड सेवरल बुक्स, उन्होंने कई जो बुक हैं वो निरूपित की थी। ठीक है, द फॉलोइंग इन एक्सकर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग। अब जो फॉलोइंग मतलब नीचे दिया गया है ना, स्टोरी जो है वो उनकी एक बुक से ली गई है, जिसका जो लॉस्ट स्प्रिंग नाम की एक बुक से ली गई है। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ठीक है, इस नाम से है वो। हेयर शी एनालाइजेज द ग्रिंडिंग पॉवर्टी। अब यहाँ पे उन्होंने क्या एनालिसिस किया है, ग्रिंडिंग पॉवर्टी मीन्स ग्रिंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस विच कंडेम दीज चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। तो यहाँ पे उन्होंने क्या एनालिसिस किया है, जो लाइफ ऑफ चिल्ड्रंस, मतलब एक्सप्लोरेशन, मतलब मैं आपको बता दूँ पहले मीनिंग्स। इसका मतलब होता है शोषण, ठीक है, और कंडेम मतलब होता है निंदा करना। तो अब कहते हैं गरीबी में किस तरीके से बच्चे पिस रहे हैं, ठीक है, और किस तरीके से उनकी जो लाइफ है उसका शोषण हो रहा है, वो सब उन्होंने एनालिसिस किया है। तो चलिए देखते हैं। तो नीचे आते हैं। तो ये स्टोरी पढ़ने के बाद हम लोगों को ये मतलब बताना है कि इसका क्या है। इसके बाद ये स्टोरी बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। तो हम इस वीडियो में सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही कवर करने वाले हैं, जिसका टाइटल है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक इसके बारे में थोड़ी सी समरी बता देती हूँ। इसमें क्या है कि जो हमारे ऑथर हैं अनीस जंग, वो दिल्ली में एक एरिया में रहती थी। तो उनके ही पड़ोस में यानी एक लड़का है जो साहिब आलम है। तो वहाँ पे वो रैक पिकिंग करने के लिए आता है। वो एक रैक पिकर है। तो वो उनसे पूछती है कि तुम मतलब रैक पिकिंग क्यों करते हो, स्कूल क्यों नहीं जाते हो। वो उससे ऐसा मतलब बातें करती हैं और फिर उसके बाद पता लगाती हैं कि वो कहाँ से बिलोंग करता है और ये कौन है, ठीक है। और वो लड़का है, उसका नाम है साहिब आलम। तो बेसिकली वो ना जो दिल्ली के आउटर एरिया है सीमापुरी, वहाँ पे रहता है। और वहाँ पे ऐसे कई रैक पिकर्स रहते हैं जो कि रैक पिकिंग का काम करते हैं। और ये लोग कहाँ से आए थे, ये लोग बांग्लादेश से आए हैं, बिकॉज वहाँ पे जहाँ पे वो पहले रहते थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉर्म या आंधी तूफान आया था, और इस वजह से उनकी ग्रीन फील्ड वगैरह है वो सब बेकार हो गए थे, और इस वजह से वो लोग यहाँ पे रहने आ गए थे। तो उसी के बारे में ये स्टोरी है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। वाई डू यू डू दिस। अब अनीस जंग जो है वो साहिब आलम जो लड़का है ना उससे पूछती है, वाई डू यू डू दिस, तो तुम ये काम क्यों करते हो। कौन सा काम, रैक पिकिंग का काम, मतलब कचरा बीनने का काम तुम क्यों करते हो। आई आस्क साहिब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। तो मैंने किससे पूछा, साहिब से पूछा। whom I encounter मतलब जिससे मैं रोज़ मिलती हूँ या फिर जिससे मेरा इनकाउंटर होता है फेस टू फेस, एवरी मॉर्निंग रोज़ सुबह। स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड, स्क्राउंजिंग मतलब होता है सर्चिंग, किसी भी चीज़ को आप लोग सर्च करते हो तो उसको स्क्राउंजिंग कहते हैं।
ठीक है। तो वो स्क्राउचिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स मतलब जहाँ पे कचरा फेंकने वाली जगह होती है वो, ऑफ माई नेबरहुड। तो उनके पड़ोस में ऐसी कचरा फेंकने वाली जगह होती है, मतलब जगह थी। तो वहाँ पे साहिब आलम डेली आता था सुबह, और वो स्क्राउचिंग फॉर गोल्ड। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कुछ ढूंढना, गोल्ड जैसी चीज़। ज़रूरी नहीं है कि वो सोना ही हो, मतलब गोल्ड ही हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ उसकी ज़रूरत की चीज़ें मिल गई, या एक का टन्ना मिल गया है ना, एक का सिक्का मिल गया, तो वो उसके लिए गोल्ड जैसी है, तो इसलिए यहाँ पे गोल्ड वर्ड का यूज़ किया गया है। तो अब वो बताते हैं कि साहिब है कौन एक्चुअल में। तो उन्होंने बताया कि साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। तो साहिब ने अपना जो घर है वो बहुत पहले, मतलब बहुत टाइम पहले ही छोड़ दिया है। सेट एडमिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड था? ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका मतलब बीच में। ग्रीन फील्ड जो थे ना, मतलब जो जहाँ पे खेती वगैरह होती है, वहाँ बीच में उसका घर सिचुएटेड था। ढाका कहाँ है? ढाका एक बांग्लादेश में जगह है, ठीक है। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, मतलब वो इतने टाइम पहले छोड़ के गया था कि उसके दिमाग में इसकी डिस्टेंट मेमोरी, मतलब दूर दूर तक कहीं पे मेमोरी ही नहीं कि वो किस तरीके का होम था, उसका कैसा था, ठीक है। देयर वर मैनी स्टोम्स दैट वाज स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम। तो वहाँ पे जहाँ पे वो पहले रहते थे ढाका में, वहाँ पे बहुत सारी स्टोम्स आई थी। स्टोम्स मतलब आंधी तूफान आया था, जिसकी वजह से उनके जो पूरे घर थे, फील्ड्स थे, वो तहस नहस हो गए। हिज मदर टेल्स हिम, जो कि उसकी मम्मी ने उसको बताया था कि ऐसा ऐसा हुआ था, ठीक है। दैट्स वाई दे लेफ्ट, और यही कारण था कि वो वहाँ से चले गए, ओके। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। और गोल्ड मतलब उनकी ज़रूरत सर्वाइव करने के लिए, उनको खाना पीना, अर्निंग वगैरह कहाँ से हो, तो इसलिए वो अब उन्हें कहीं और सिचुएट होना था, तो वहाँ पे जगह नहीं थी। तो फिर वो एक बिग सिटी, यानी कि दिल्ली के आउटर एरिया में एक जगह है जहाँ पे कचरा, पूरी सिटी का कचरा रहता है, और ना वहाँ पे कोई नहीं रहता था। तो ये लोग जब वहाँ से आए तो उनको ये जगह मिली, और उन्होंने ऐसे ही हड़प ली उसको। ऐसा नहीं है कि उन्होंने गवर्नमेंट से परमिशन लेके की हो, वो वहीं पे रहने लगे और रैक पिकिंग का काम करने लगे। इसके बाद वो अपनी बात को आगे बढ़ाती हैं, ठीक है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे, ठीक है। तो मटर्स मतलब फुसफुसाते हो और इधर उधर देखते हो, उसने बोला कि आई हैव नथिंग एज टू डू। उन्होंने जो क्वेश्चन किया था ना कि तुम ये सब क्यों करते हो, यानी कि रैक पिकिंग का जो काम है वो क्यों करते हो, तो उसी के आंसर में उसने बोला था कि मेरे पास इसके अलावा कुछ करने के लिए है नहीं, ठीक है। तो उन्होंने बोला गो टू द स्कूल, तुम स्कूल जाओ। आई से ग्लिबली मतलब क्या होता है? स्पीक इन कॉन्फिडेंटली वे विदाउट केयरफुल थॉट और ऑनेस्ट, मतलब ऐसी उन्होंने कॉन्फिडेंटली बोल तो दिया कि तुम स्कूल जाओ, बट वो खुद ही श्योर नहीं है, ठीक है, कि ऐसा कुछ हो सकता है। बिकॉज वहाँ पे एक तो ऐसी कंडीशंस नहीं थी, वो इतने गरीब थे कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज पाए, उनके मम्मी पापा, ऐसा मतलब नहीं था, ठीक है। और जो वहाँ पे रैक पिकर्स जहाँ पे रहते थे उसके आसपास कोई स्कूल भी नहीं था, तो फिर वो नहीं जा सकते थे। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, तो ऐसा बोलते ही उनको रियलाइज़ हुआ कि ये कैसा हॉलो मीन्स मीनिंगलेस, ऐसा मैंने क्या बोल दिया, या कैसा एडवाइस मैंने दे दिया, ठीक है। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, तो उस अनीस जो साहिब आलम है उसने बोला कि यहाँ कोई हमारे आसपास से स्कूल नहीं है। वैन दे बुल्ड वन आई विल गो, अगर ये लोग क्या कहते हैं, कोई एक स्कूल बनाएगा तो मैं जाऊँगा, ओके। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, अब अनीस जंग ने बोला कि अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूँगी तो क्या तुम आओगे? आई आस्क हाफ जोकिंग, ठीक है। आई आस्क हाफ जोकिंग, इसका मतलब है ये है कि मैंने हाफ जोकिंगली ऐसे मतलब जोक करती हुई बोला, क्योंकि ऐसा श्योर तो है नहीं, क्योंकि वो स्कूल तो कोई बनानी नहीं थी, ऐसी जोक करती हुई उन्होंने बोल दिया ऐसे ही कि अगर मैं खोलूँगी तो तुम आओगे क्या, तो इसलिए उसको हाफ जोकिंग बोला है, ओके। इसके बाद साहिब बोलता है येस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, मोटे तौर पर वो हंसते हुए बोलता है कि हाँ अगर आप खोलोगे तो मैं आऊँगा, उसने हाँ बोला। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कुछ टाइम के बाद जब वो फिर से उसके सामने आया, या फिर उसने अनीस जंग को देखा उस लड़के ने, तो वहाँ उसके पास दौड़ कर आया और बोला इज़ योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार है, ठीक है। उन्होंने ये सुना, उसने ऐसा बोला, ठीक है। इट टेक्स लॉन्गर टू बोल द स्कूल, अब उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने तो जोक में बोला था ना ऐसा, रियलिटी में तो उन्होंने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था कि मैं स्कूल खोलूँगी, और ना वो स्कूल खोल रही थी।
तो इट टेक्स लॉन्गर टू बुल्ड द स्कूल, उन्होंने बोला कि बहुत टाइम लगेगा स्कूल बनाने में। आई से, मैंने बोला, एम्बेरेस्ड एज एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वॉज नॉट मीन्ड। एम्बेरेस मतलब वो बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी ऐसा बोलते हुए कि मैंने ऐसा प्रॉमिस कर दिया जिसका कोई मतलब ही नहीं है, दैट वॉज नॉट मीन्ड। ठीक है, बट प्रोमिसेस लाइक माइंड अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज बीइंग वर्ड। ओके, अब इसका मतलब क्या है? बीइंग मतलब यहाँ पे है एम्प्टी। ओके, मेरी राइटिंग यहाँ पे सही नहीं आ रही है। ठीक है, तो बट प्रोमिसेस लाइक माइंड, तो उन्होंने बोला कि जैसा कि प्रॉमिस मैंने उससे कर दिया कि मैं स्कूल बनाऊंगी, ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी, तो ऐसा अबाउंड मतलब ऐसा उसके चारों ओर ऐसे हर एक जगह पर उसके ब्लीक वर्ड में, एंटी वर्ड में ऐसे बहुत सारे लोग वो प्रॉमिस करके जाते हैं और उसका पूरा नहीं करते, जैसा कि मैंने किया। इसके बाद आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, अब उसको जानने हुए, इस लड़के को जानने हुए अनीस जंग को काफ़ी महीने गुजर गए थे। आई आस्क्ड हिम हिज नेम, मैंने उसके बाद काफ़ी मंथ्स होने के बाद मैंने उसका नाम पूछा, तो उसने बताया साहिब आलम। उसने क्या बताया? साहिब आलम। ही अनाउंस्ड, उसने बताया। ओके, ही डज़ नॉट नो वॉट इट मीन्स, उसको ये नहीं बताता कि उसका क्या मतलब होता है, उसके नाम का मतलब क्या है, साहिब आलम का मतलब क्या है। इफ़ ही ने, अगर उसको पता चल जाएगा इट्स मीनिंग, इसका मतलब लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, उसके नाम का मतलब क्या था? लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी कि पूरे यूनिवर्स का एक तरीके से राजा, लॉर्ड मतलब भगवान। ठीक है, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो अगर उसको पता चल जाएगा कि उसके नाम का मतलब ये है, तो उसको ये एक्सेप्ट करने में कि उसके नाम का मतलब ऐसा है, बहुत हार्ड टाइम, मतलब काफ़ी टाइम लगेगा कि है मेरे नाम का मतलब ये है। अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, अनअवेयर मतलब उसको नहीं पता है, ठीक है, कि उसका नाम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ही रोम्स द स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड्स, वो तो नॉर्मल एक स्ट्रीट्स में मतलब गलियों में रोम्स फिरता रहता है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़ हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून, तो वह किसके संग फिरता था? अपने फ्रेंड्स के साथ। अब उनके फ्रेंड्स की एक आर्मी थी, मतलब वो लोग ग्रुप में ऐसे बेयरफुट, मतलब जो बिना चप्पल जूते पहने ऐसी वो फिरते रहते थे। और वो कैसे दिखते थे? हु अपीयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स लाइक जब सुबह सुबह बर्ड्स आती हैं तो हमें सुबह सुबह दिखती हैं, और आफ्टरनून मतलब दोपहर तक वो डिसअपीयर हो जाती हैं, वो कहीं गायब हो जाती हैं, वो हमें नहीं दिखती हैं। तो ऐसे ही उन बॉयज़ की एक आर्मी थी जो कि सुबह सुबह तो रैक पिकिंग करते हुए वो दिखते थे, बट आफ्टरनून तक वो डिसअपीयर हो जाते थे। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, ओवर द मंथ्स कुछ टाइम बाद जो है, कुछ महीने बाद, वो उनमें से सबको रिकॉग्नाइज मतलब उनको पहचान लगी थी कि ये है, ये कौन है, ये कौन है। ठीक है, वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क्ड वन। अब अनीस जंग जो है उन्होंने उन बॉयज़ आर्मी में से किसी एक से पूछा कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी है। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर्ड सिंपली, तो उसने सिंपली आंसर किया कि मेरी मम्मी है ना, उन्होंने सेल्फ पे से मुझे उतार के नहीं दी, तो फिर मैंने नहीं पहनी। ओके, even if she did, he will throw them off at another who is wearing shoes that do not match। तो जब उसने ऐसे बोला कि मेरी मम्मी ने नहीं दी मुझे, तभी दूसरा बोलता है कि अगर इसकी मम्मी तो उसको दे भी देती तो भी ये उन्हें फेंक कर और आ जाता। अब ये किसने बोला था? ये ऐसे एक बॉय ने बोला था जिसने पेयर ऑफ शूज़ जो थे ना वो ऐसे पहने थे जो मैच नहीं थे, अलग अलग थे। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने इस पर बोला, ही शफल्स मीन्स अपने पैरों को इधर उधर वो ऐसे हिलाने डुलाने लगा। ही शफल्ड हिज फीट एंड सेज नथिंग, तो उसने अपने पैरों को शफल किया और कुछ नहीं बोला। आई वॉन्ट शूज, शेज अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ। तो अब उनमें से एक तीसरे बॉय ने बोला कि मैं शूज़ चाहता हूँ, कि मुझे शूज़ चाहिए, जिसके पास अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ में
एक जोड़ी जूते भी नहीं थे उसके पास। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट। तो अनीस जंग बोलती हैं कि ना पूरी इंडिया में या फिर ये जो इंडिया की कंट्री है वहाँ पे ट्रैवल करते हुए उन्होंने ऐसे कई सारे बच्चों को देखा है जो बेयरफुट घूमते हैं इन द सिटीज़ ऑन द विलेज रोड्स। ओके, इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। तो अगर वो किसी से भी पूछती हैं तो सब लोग क्या बोलते हैं कि यही हमारा रिवाज है, यही ट्रेडिशन है, हमारे जो जाति के लोग हैं या फिर जो हमारे बराबर के जो लोग हैं वो ऐसा ही करते हैं, तो हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि पैसों की कमी है, बल्कि ये हमारा एक ट्रेडिशन ही है कि हम लोग ऐसे घूमें। तो उनका एक ऐसा एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है। I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. Okay, तो perpetual मतलब क्या होता है? लगातार। ओके, तो अनीस जंग ये देख के वंडर मतलब आश्चर्यचकित हो जाती है कि सिर्फ यही एक एक्सक्यूज़ बचा है इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब परपेचुअल लगातार गरीबी की हालत को एक्सप्लेन करने के लिए बस ये लोग यही एक क्या कहते हैं एक्सक्यूज़ दे देते हैं कि हमारा एक ट्रेडिशन ही है। बल्कि ऐसा कुछ है नहीं कि ट्रेडिशन ही है, बल्कि इनके पास इतनी गरीब है ये कि एक जोड़ी जूते भी वो नहीं कर पाते हैं अपने लिए। ओके, उसके बाद अ मैन फ्रॉम ओडीपी वंस टोल्ड मी। तो उसके बाद वो अनीस जंग बोलती हैं कि मुझे एक स्टोरी याद है एक मैन की जो कि ओडीपी में किसी ने मुझे जो कि ओडीपी से है, और ये स्टोरी जो है मुझे किसी ने सुनाई थी। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वॉज प्रिस्ट। तो एज अ यंग बॉय था तो इसलिए वो स्कूल जाता था, हाँ, और ओल्ड टेम्पल से गुजरते हुए तो उसके पापा जो थे ना उसी टेम्पल में प्रिस्ट मतलब पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रेड फॉर अ पेयर ऑफ शूज़। तो वो क्या कहते हैं वहाँ पे उसके सामने रुकता था और प्रे करता था भगवान से कि मुझे एक पेयर जो है शूज़ के मिल जाए। 30 years later आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल। 30 मतलब 30 सालों के बाद जब वो फिर से उस टाउन में विजिट करती हैं, विच वॉज नाउ ड्राउन्ड इन एन एयर ऑफ डेजोलेशन। जो कि विच डेजोलेशन मतलब जहाँ पे अब कम जनसंख्या हो गई है, मतलब खाली एम्प्टी जैसा हो गया है वो। विच वॉज नाउ ड्राउन्ड इन एयर ऑफ डेजोलेशन मतलब बिल्कुल खालीपना जैसा उन्हें लगा वहाँ पे, ठीक है। तो इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट। अब मंदिर के पीछे एक न्यू प्रिस्ट रहता था वहाँ पे। एक जब वो गई थी तब नया पुजारी आ गया था तो वो रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, और वहाँ पे जो रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स रखी थी। ओके, अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन ग्रे यूनिफॉर्म, और एक यंग बॉय जो है वो ग्रे यूनिफॉर्म पहना हुआ है, वियरिंग सॉक्स एंड शूज़, अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रे हिज स्कूल बैग ऑन द फोल्डिंग बेड। तो अब जो बच्चा है, जो प्रिस्ट का बच्चा है, वो ग्रे यूनिफॉर्म पहना है, सॉक्स पहना है, शूज़ पहना है, और अराइव्ड मतलब घर पहुंचते ही वो पेंटिंग मतलब हाँफते हुए, जब भागते भागते बच्चे आते हैं तो वो हाँफते हुए आता है और अपने स्कूल बैग को वहीं पे फेंक कर चला जाता है। फोल्डिंग बेड मतलब ऐसे उस पर फेंकते हुए चला जाता है। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. ओके, तो अनीस जंग बोलती हैं कि उस बॉय को देखती हूँ मुझे उस बॉय की याद आ गई जो पहले 30 साल पहले उन्होंने देखा था, जो कि प्रे करता था किसके लिए, पेयर ऑफ शूज़ के लिए प्रे करता था। तो वो क्या याद करती हैं कि जब उस 30 साल पहले उसको मिल गए थे तो वो इसलिए भी प्रे करता था कि अब ये मेरे पास से ना जाए शूज़। जब उसको फाइनली ही गॉट अ पेयर ऑफ शूज़ तो वो क्या प्रे करता था, लेट मी नेवर लॉस दैम। तो वो गॉडेस से फिर से प्रेयर ये करता था कि ये जो शूज़ का पेयर मुझे मिला है ना वो अब मुझसे कभी भी दूर ना जाए। तो यानी कि वो इतना पॉवर्टी में जीते थे कि उनको ऐसे अफोर्ड नहीं कर पाते थे, वो एक पेयर ऑफ शूज़ भी वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, और जब उसे मिल गया तो उसे कितनी खुशी हुई। तो वही जो है अनीस जंग बताने की कोशिश कर रही हैं। The goddess had granted his prayer. Young boy like the son of the priest now wore shoes.
but many others like the ragpickers in many neighborhoods remain shoeless. तो वो बताते हैं कि गॉडेस ने उसकी प्रे है ना उसको मान लिया, ओके, और उसको मिल गए शूज़ मिल गए, बट मैनी अदर लाइक द रैग पिकर्स, बट उनके जैसे और लोग जैसे कि रैग पिकर्स हैं, जैसे कि वो साहिब आलम और उनके फ्रेंड्स के बारे में बताया था जो कि उनके पड़ोस में है, वो अभी भी शूज़लेस हैं, यानी उनके पास वो एक पेयर ऑफ शूज़ भी अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं. माई acquaintance with the barefoot ragpickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi yet miles away from it. Okay, so ये इसका मतलब है कॉन्टैक्ट. तो उनका अनीस जंग का जो कॉन्टैक्ट है बेयरफुट रैगपिकर्स के साथ, वो उन्हें कहाँ लीड्स, अब फाइनली वो बता रही हैं कि अब वो ये सब कुछ कहाँ हुआ था, उनका कॉन्टैक्ट कहाँ हुआ था वो रैगपिकर्स से, तो वो हुआ था सीमापुरी में. और सीमापुरी क्या है, अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी. पेरीफेरी मतलब आउटर एरिया है ना, तो वहाँ पे दिल्ली के आउटर एरिया में ये सिचुएटेड है, एंड उससे कुछ मील्स अवे ही है ये वहाँ से. मेटाफोरिकल या मेटाफोरिकल का यूज़ इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें तो ये बोला है कि दिल्ली से वो कुछ मील्स दूर है, बट रियलिटी में अगर हम दिल्ली को देखें कितनी डेवलप्ड कंट्री है, उसमें काफ़ी डेवलपमेंट है और लोग अच्छे से रहते हैं, बट उसके आउटर एरिया में लोग इतनी पोवर्टी में, गरीबी में, इतनी बुरी कंडीशन में रह रहे हैं. तो मेटाफोरिकली है, सिम्बॉलिकली है. मेटाफोरिकली मतलब होता है सिम्बॉलिकली, सिर्फ ये सिम्बॉलिकली बस ये इसका आउटर एरिया, बल्कि अगर हम इनमें डिफ्रेंशिएट करने बैठे तो वो काफ़ी अंतर मिलेगा, इसलिए इसमें मेटाफोरिकली बोला है. दोज हु लिव हेयर आर स्क्वाटर्ड हु कैम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971. ओके, तो स्क्वाटर्ड का मतलब क्या है, अवैध को रहने लगे हम लोग. तो जो भी यहाँ पे रह रहे हैं वो अवैध तरीके से रह रहे हैं. हु कैम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971, जो कि बांग्लादेश से 1971 में आए थे. साहिब्स फैमिली इज अमंग दैम, और साहिब की फैमिली उनके साथ आई थी. ओके, सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, और उस टाइम पे जो सीमापुरी था वो एक तरीके से जंगल और मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन में था. इट स्टिल इज़, और ये अभी भी ऐसा ही है, बट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, बट ये अभी भी ऐसा ही है, मतलब इतना बुरी कंडीशन में है, बट ये जो है बहुत लंबे समय तक खाली नहीं रह पाया है. इन द स्ट्रक्चर ऑफ मड मतलब बहुत गंदगी है ना, तो उस गंदगी वाले स्ट्रक्चर में भी विथ रूफ्स ऑफ टिन एंड तारपॉलिन, डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज ऑफ रनिंग वाटर, लाइव 10,000 रैगपिकर्स. सब इसमें बताया है कि इन स्ट्रक्चर ऑफ मड मतलब गंदगी वाले स्ट्रक्चर में भी, और वहाँ पे 10,000 रैगपिकर्स रह रहे हैं, और उसमें इतनी सारी मतलब रूफ्स किसकी हैं, टिन और तारपॉलिन की रूफ्स हैं. डिवॉइड ऑफ सीवेज वहाँ पे पूरी तरीके से सीवेज यहाँ पे डिवॉइड हो रही हैं. डिवॉइड का मतलब होता है रहित है ना, तो सीवेज से रहित है वो जगह, यानी कि वहाँ पे जो भी कुछ ऐसे बाथरूम वगैरह होती है तो उसका पानी सीवेज के ज़रिए वो बाहर निकल जाता है, बट वहाँ पे सीवेज ही नहीं है, तो वहाँ पे पूरा कीचड़ वगैरह हो रही है और गंदा हो रहा है. और ड्रेनेज ऑफ रनिंग वाटर, और जो वाटर है वहाँ की ड्रेनेज हो रही है, और ऐसी कंडीशन में भी 10,000 रैगपिकर्स वहाँ पे रह रहे हैं. दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, और ये यहाँ पे कब से रह रहे हैं, ये 30 ईयर्स से ज़्यादा टाइम हो गया इनको, और विदाउट एन आइडेंटिटी के ये रह रहे हैं. इनके पास कोई आधार कार्ड या कोई ऐसी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है, बट फिर भी वो अवैध तरीके से स्क्वाटर्ड ये रह रहे हैं. ओके, विदाउट परमिट्स नहीं है, बट विथ राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम ऑन वोट्स लिस्ट एंड एनेबल देम टू बाय ग्रेन. अब यहाँ पे बताया है कि इनके पास परमिट्स नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन इनके पास राशन कार्ड है जो कि उन्होंने किस तरीके से बनवा लिए हैं, और राशन कार्ड होने की वजह से इनका नाम जो है वोटर लिस्ट में आ गया. वोटर लिस्ट में आने की वजह से अब ये क्या कहते हैं, ये खरीद सकते हैं अनाज को ईजीली, वो अनाज खरीद लेते हैं, बस इतना. और इन्हें चाहिए भी क्या, इन्हें सिर्फ अनाज से मतलब है, इन्हें कोई मतलब नहीं है कि हमारी आइडेंटिटी हमारे पास है नहीं है, है ना. ओके,
फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी। तो उन्होंने बोला था कि फूड जो खाना है ना वो सर्वाइवल के लिए ज़्यादा ज़रूरी है आइडेंटिटी के। मतलब आइडेंटिटी नहीं हो तो एक बार कोई सर्वाइव कर जाएगा, बट अगर फूड नहीं है तो वो कैसे कर पाएगा। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिलीज एंड गो टू द बेड विदाउट एन aching stomach, we would rather live here than in the field that gave us no grain, से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टेटर। ओके, अब यहाँ पे क्या नेक्स्ट जंग है, एक वहाँ पे जो सीमापुरी में रहने वाली जो वुमेन्स हैं उनमें से पूछती हैं, उनमें से किसी एक वुमेन से पूछती हैं, तो उनमें से एक वुमेन आंसर करती है कि इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिलीज़, अगर डे के एंड तक हम लोग अपनी फैमिलीज़ को खिला पाते हैं अच्छे से भरपेट खाना, एंड गो टू द बेड विदाउट एन aching स्टमच, और हम लोग अपने बिस्तर पे जाने से पहले मतलब सोने से पहले अगर हमारा जो स्टमच है मतलब हमारा पेट है वो भूख के मारे दर्द नहीं कर रहा है, तो वी वुड रेदर लिव हेयर, तो हम लोग यहाँ पे रह लेंगे उन फील्ड्स की जगह है जो हमें कोई अनाज ही नहीं दे रही है, उनकी जगह हम लोग यहाँ पे ही रह लेंगे। मतलब वो ढाका की बात करें बेसिकली, जो कि बहुत तहस नहस हो चुकी थी वो। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज़, टैटर्स मीन्स फटी छुटी साड़ीज़ में वो वुमेन्स थी। व्हेन आई आस्क्ड देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर्स, तो वो बेसिकली ये बता रही हैं कि ना मैंने जब पूछा उनसे कि आप लोग इतने ब्यूटीफुल लैंड को क्यों छोड़ के आ गए हो, तो वो बता रही हैं कि हमें तो बस खाना चाहिए, हमारा पेट भरना चाहिए, हमें ऐसी फील्ड में नहीं रहना जो कि हमें कुछ दे ही नहीं रहा, हम उससे अपना पेट ही नहीं पाल पा रहे हैं। तो इसलिए वो ये कह रही हैं कि हम लोगों को खाना मिल जाए बस हमारे लिए यही काफ़ी है। वेर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ भी उन्हें फूड मिलेगा, दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांसिट होम, तो वहाँ पे वो अपने टेंट्स को पिच कर लेंगे। पिच मतलब वहीं पे वो पिच मतलब कर लेंगे। देयर ट्रांसिट होम मतलब जो कि बार बार हट जाते हैं लग जाते हैं, तो वही ट्रांसिट टेम्पररी होम्स। ओके, चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग। ओके, तो ऐसे ऐसे करके उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो उनके पार्टनर बन जाते हैं। किस में? सर्वाइवल के लिए वो जो काम करते हैं ना उसी में वो उनके पार्टनर बन जाते हैं। अब और सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब क्या है? रैक पिकिंग, क्योंकि वहाँ पे और कोई काम नहीं है, रैक पिकिंग का ही काम है, इसीलिए सीमापुरी में वो उनके बच्चे भी रैक पिकिंग करने लगते हैं, उनके पेरेंट्स भी वही करने लगते हैं, और वो सब गरीबी में पिसते रहते हैं। ओके, थ्रू द ईयर्स, बहुत सालों के बीतने के बाद, इट हैज़ एक्वायर्ड द proportion ऑफ अ फाइन आर्ट, तो क्या कहते हैं, बहुत सालों के बाद, एक्वायर्ड मतलब अधिग्रहित, प्रोपोर्शनल मतलब अनुपात, ऑफ अ फाइन आर्ट, और इतने सालों बाद इनका जो ये अधिग्रहित है ना वो एक ललित कला का रूप धारण कर लेती है। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, तो गार्बेज जो कूड़ा कचरा है ना जो हम लोग ऐसे फेंक देते हैं वो उनके लिए गोल्ड है, उनकी सर्वाइवल का एक हिस्सा है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, यही उनके लिए डेली जो खाना है वो इसी से आता है, क्योंकि उसी से वो उन्हें कुछ ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती है, उसे बेच देते हैं। ऐसा कुछ लोहे का सामान मिल गया तो उसे बेचकर फिर जो पैसे आते हैं थोड़े बहुत उससे वो अपना खाना अनाज वगैरह खरीदते हैं। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, जो छत है उनके सिर के ऊपर छत है। इवन इफ़ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, चाहे वो मतलब बीच बीच में से लीकिंग है, मतलब उसमें से पानी आ रहा है, तब भी वो उनके ऊपर छत है, बस उनको तो इतना ही चाहिए। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, पर चाइल्ड के लिए ये सही है, मतलब ठीक है, जैसा भी है अच्छा है। आई समटाइम फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब सेज, तो साहिब बताता है कि मुझे कभी कभी ना गार्बेज में 1 रुपये मिल जाता है और कभी कभी तो 10 रुपीज़ मिल जाते हैं, और ये उसके लिए इतनी बड़ी चीज़ है। ओके, हिज आईज लाइटनिंग अप व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज। हीप मतलब वो बिल्कुल एक के ऊपर एक रखा रहता है ना, उसको हीप बोलते हैं। तो ऐसे हीप ऑफ गार्बेज में अगर उसको एक सिल्वर कॉइन मिल जाता है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं,
यू डोंट स्टॉप स्क्राउचिंग। उसके बाद फिर वो उसको खोजते खोजते स्टॉप ही नहीं होता है, वो सर्च करने लगता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था स्क्राउचिंग मतलब सर्चिंग होता है, तो फिर वो सर्च करता रहता है। फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर। किस होप में वो सर्च करता रहता है कि उसको एक आधा और मिल जाए। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रंस गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। तो इस तथ्य में जो उनके चिल्ड्रंस हैं ना, उनके लिए गार्बेज का मतलब अलग ही है, खेल कूद जैसी चीज़ है। उनके पेरेंट्स के लिए जहाँ वो सर्वाइवल का एक वो है, बल्कि वहाँ पे चिल्ड्रन क्या करते हैं, वहाँ पे मज़े मौज मस्ती करते हैं। ओके, फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ wrapped इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट मीन्स अ सर्वाइवल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द fenced gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in the white and playing tennis. I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence. तो एक विंटर मॉर्निंग में ऑथर अनीस जंग साहिब को देखती हैं एक फेंस्ड गेट, यहाँ पे जो तार फेंसिंग होती है ना, उस गेट के अंदर देखती हैं, जो कि उनके नेबरहुड पर ना, पड़ोस में एक क्लब है, वहाँ पे तार फेंसिंग के अंदर वो खड़ा रहता है और वो देखता है, वो दो यंग मैंस को देख रहा होता है जो कि वाइट ड्रेस में वहाँ पे टेनिस खेल रहे होते हैं, और वो इस तरीके से हम्स करता है कि आई लाइक द गेम, मुझे भी ये गेम पसंद। पर ये कहाँ से देख रहा होता है, ये फैंस के बिहाइंड से देख रहा होता है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, ही एडमिट्स, द गेट कीपर लेट्स मी यूज टू स्विंग। फिर वो कहता है कि मैं ना इसके अंदर चला जाऊँगा जब मेरे आसपास कोई नहीं होगा, और द गेट कीपर्स लेट मी यूज टू स्विंग, तो जो गेट कीपर्स होंगे वो मुझे फिर से भगा देंगे वहाँ से, ये बोलता है। साहिब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। ओके, समवन गेव देम टू मी। तो वो देखती है, एनीस जंग देखती है कि जो साहिब है उसने भी टेनिस शूज़ पहने हुए हैं जो कि बहुत स्ट्रेंज लग रहे हैं, मतलब बहुत ही अजीब लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि उसने डिस्कलर्ड मतलब ऐसी बेकार सी धुली हुई सी ऐसी, मतलब बहुत टाइम की पहनी हुई जो शर्ट होती है ना, उसका कलर चला जाता है, ऐसी शर्ट्स और शॉर्ट्स ऐसा चड्डा टाइप पहनना है। समवन गैव देम टू मी, तो वो बोलता है कि किसी ने मुझे ये दोनों दिए थे। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेन करते हुए बोलता है कि किसी ने ये मुझे दिया था। द फैक्ट दैट दे आर discarded shoes of some rich boys who perhaps refuse to wear them because of hole in the one of them। तो ये बोलता है कि ये एक किसी रिच बॉय का है जिसने ये शायद इसलिए रिफ्यूज़ कर दिए हैं, इसलिए मतलब इसको छोड़ दिया है क्योंकि इनमें से किसी एक जो शूज़ है उसमें नीचे एक होल है, इस वजह से उसने रिफ्यूज़ कर दिया। डज नॉट बोथ आर हिम, और दोनों में नहीं है, बस एक में ही है। फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयरफुट, इवन शूज़ विथ अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच। तो इसने बोला कि ऐसे शूज़, अनीस जंग ने बोलती हैं कि ऐसे शूज़ जो कि मतलब जो जिसमें होल है वो भी उसका एक सपना है, और वो उसको मिल गए किसी तरह, वो तो उसको मिल गए, बट जो ये गेम वो देख रहा है टेनिस, वो उसकी जो इंटेंटली ऐसे देख रहा है, इंटेंटली मतलब लगातार वो देखता ही जा रहा है, इतनी इंटरेस्ट के संग देख रहा है, वो उसके आउट ऑफ रीच है, मतलब वो शायद इसको कभी नहीं खेल पाए। दिस मॉर्निंग Sahib is on his way to the milk booth. In his hand is a steel canister. I now work in a steel tea stall down the road, he says, pointing to the distance. Okay. तो अब एक मॉर्निंग में वो देखती है अनीस जंग कि साहिब हिज वे मतलब एक मिल्क बूथ है, मतलब मिल्क की जो दूध डेयरी नहीं होती वहाँ पे जा रहा है, और उसके हाथ में एक स्टील कनिस्टर है। स्टील कनिस्टर होता है ना, एक ऐसा कंटेनर टाइप होता है, उसके अंदर
ऐसा है ना। अब कैसा होता है मुझ पर बन नहीं रहा है, बट ऐसा होता है। तो वो उसको लेके जा रहा है और वो बोलता है नाउ आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड। तो रोड के पास में जो टी स्टॉल है ना, वहाँ पे मैं काम करना, उसने बोला। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, वहाँ ऐसे उंगली दिखाती हुई बोला कि देखो वो है टी स्टॉल और वहाँ पे मैं काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। तो वो बोलता है कि इसके लिए मुझे कितने रुपए देते हैं वो लोग, 800 रुपये देते हैं। एंड मेरा जो मील होता है, रात का खाना होता है ना, वो मुझे मिल जाता है इससे, ये काम करने से। एंड ऑल माई मील्स। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयरफुल लुक। तो उसका जो फेस उन्होंने देखा, वो अब एक केयरफ्री लुक लॉस्ट हो गया। मतलब इसका मतलब समझिए आप लोग, जैसे वो रैक पिकिंग का काम करता था तो वो खुद का ही मालिक था। उसे जब चाहे जाना था, जैसा करना था वो कर सकता था, जब कभी उसे बैठना था वो कर सकता था। लेकिन अब क्योंकि वो कहीं पे जॉब करने लगा है, तो उसको अपने मालिक है ना, उसके अकॉर्डिंग ही चलना होगा, काम करना पड़ेगा। वो उससे ज़्यादा काम कराएगा, वो कैसा बिहेवियर शो करता है वो पता नहीं है। तो इस वजह से उसकी जो केयर फ्री लाइफ थी वो कहीं लॉस्ट हो चुकी थी, क्योंकि अब वो जॉब में लग चुका था। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी टू सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। तो जो स्टील कनिस्टर था वो ना क्या कहते हैं, कहाँ गया, प्लास्टिक बैग से भी ज़्यादा भारी लग रहा था। अब ऐसा तो है नहीं कि प्लास्टिक बैग ज़्यादा भारी होगा, है ना, ऐसा नहीं है। बट ये इसलिए बोला है क्योंकि जिम्मेदारी अब उस पर, स्टील कनेस्टर जो है, अब मैंने आपको समझाया ना, जिम्मेदारी उसके पास ज़्यादा आ गई है। और प्लास्टिक बैग जब उसके शोल्डर पे था तब वो केयर फ्री लाइफ एक्सपेंड कर रहा था। ओके, द बैग वॉज हिज, द कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन who owned the tea shop. साहिब is no longer his own master. तो ये बैग उसका था, जो प्लास्टिक बैग था वो उसका था, लेकिन जो स्टील कनेस्टर है वो उस इंसान की है जिसकी टी शॉप है। तो अब साहिब जो है वो ज़्यादा समय तक खुद का ओन मास्टर नहीं बन रह सका, ये बताया। सो नाउ एंड दिस स्टोरी एंड इसका नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट इसका जो पार्ट है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, ये नेक्स्ट वीडियो में है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना।